कल वर्ल्ड कप में दो मैचेस हुए, नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो इसमें से खैर एकेडमिकली तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच ज्यादा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि श्रीलंका और नीदरलैंड्स दो ऐसी टीमें हैं, इनके अलावा थोड़ा बहुत अफगानिस्तान भी, कि जिनके आपस में जब मैच होंगे तो वो कोई सिग्निफिकेंस उनका ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में अब मुझे नहीं लगता कि कुछ इफेक्ट डालने वाली है। लेकिन इन दोनों टीमों का, बल्कि इन तीनों टीमों का किसी भी और दूसरी टीम से जब मैच होगा तो उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दूसरी टीमों का रन रेट और मैच पॉइंट्स ये दोनों अफेक्ट करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने किसी दूसरी टीम को हरा दिया तो उस टीम का तो बहुत बुरी तरह से कबाड़ा होने वाला है। लेकिन रन रेट जो है वो भी काफी मैटर करेगी कि ये लोग दूसरी टीमों के अगेंस्ट कितने रन बनाते हैं। ये मैच हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सामने वाली टीम का रन रेट बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करने वाले हैं। और इंडिया की किस्मत से नीदरलैंड के साथ उनका मैच आखिरी है और श्रीलंका के साथ भी इनका बाद में ही मैच है। तो ये दोनों मैचेस इंडिया तो जीत जाएगी, मतलब मुझे बहुत कम ऐसे चांसेस लगते हैं कि ये कुछ थ्रेट पोज करेंगे इंडिया को। लेकिन रन रेट के लिए, रन रेट अगर वैसे, तो मुझे लगता है कि इंडिया वैसे ही सेमीफाइनल पहुंच जाएगी। लेकिन अब जिस सिचुएशन में इंडिया है, इंडिया को अब ट्राई करना चाहिए नंबर 1 की पोजीशन के लिए। तो उसके लिए सारे मैचेस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं हमेशा फिर से यही कहूंगा कि अभी तक जो 4 मैचेस इंडिया के हुए हैं, इसमें यहां इन लोगों ने थोड़े बहुत ओवर्स जो हैं वो लूज किए हैं, नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो ज्यादा कंज्यूम की है मैच स्कोर करने के लिए, जो कि हो सकता है कि बाद में आपको नंबर 1 पोजीशन पे आने के टाइम पे थोड़ा सा हर्ट करें। तो खैर, ये तो हमारी हमेशा से हिस्टोरिकल आदत रही है कि हम लोग बाद में जाके एनालाइज करते हैं कि हमने कहाँ गलती कर दी और हमें क्या नहीं करना चाहिए था। अच्छी टीमें, प्रोफेशनल टीमें जो हैं वो पहले से इन सब बातों का ध्यान रखती हैं। खैर ठीक है, अब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कमिंग बैक टू द फर्स्ट मैच, नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच में नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही खराब बैटिंग की। 91 रन पे उनके 6 विकेट हो गए और उसके बाद लेकिन वैन बीक और वो जो उनका नया जो एक दोनों हाथों से थ्रो करने वाला फील्डर है, वो उसका नाम बड़ा सा अजीब सा है, उसने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की और ये लोग 262 रन तक ले गए। तो ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था श्रीलंका के सामने। और उसके बाद हालांकि श्रीलंका ने काफी अच्छी प्रोफेशनल टाइप की बैटिंग की। शुरू में हालांकि उनके विकेट गिर गए, लेकिन समर विक्रमा और इन सब लोगों ने मैच स्कोर कर लिया। नाउ कमिंग बैक टू द मैच एट वानखेड़े स्टेडियम, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब देखिए, इस मैच में इंग्लैंड ने गलतियों का पिटारा खोल दिया एकदम। मतलब क्या कहूं मैं, टॉस जीतने के बाद अब आप इंग्लैंड को देखिए कि इंग्लैंड कितने दिनों से वानखेड़े में अभी प्रैक्टिस कर रहा है। पिछले 3-4-5 दिन से ये लोग वानखेड़े में ही डले हुए हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि दिन में किस तरह का वेदर होता है, क्या होता है? और आप अपने आप को ये देखिए, जिन टीमों की बैटिंग अगर अच्छी है मान लीजिए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। आपको बैटिंग में स्कोर करना ही है, जाके 400 रन बनाने हैं। पूरी दुनिया ये चिल्ला रही थी कि हम इस वर्ल्ड कप में देखेंगे कि इंग्लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, कि 500 रन इंग्लैंड के किसी न किसी मैच में तो पक्के हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि उनके स्कोर क्या बन रहे हैं। तो ये इंग्लैंड के लिए अब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि इनको अपनी क्या, ये जो मेथड है इसको चेंज करने की जरूरत है। वो ब्रेंडन मैकलम का जो बेसबॉल का जो ये थ्योरी है, ये तो बुरी तरह से फेल हो गई है। और मतलब इसके बारे में कोई कुछ भी कहे, ये टेस्ट मैचेस में ये 40-40 ओवर में 500 रन बना देते हैं या जो भी करते हैं, एक दिन में 500 रन बनाते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा है? जब मैटर करता है तब जाके आपकी टीम पूरी तरह से इसका कबाड़ा हो गया। कल के मैच में जब आप मालूम है कि इतनी ज्यादा दिन में गर्मी पड़ती है, आपने टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका को बैटिंग दे दी और आपने देखा कि क्या हालत हो गई इंग्लैंड के बॉलर्स की। हालांकि मैं ये मानता हूं कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि एक तो देखिए क्या होता है, बैट्समैन कुछ भी हो, फील्डर्स और बॉलर्स से ज्यादा कवर्ड होता है। तो उसका जो एक्सपोजर है एटमॉस्फेयर को, जो रेट ऑफ कूलिंग है, वो कूलिंग के लिए एरिया ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि हेलमेट भी है, पैड्स भी हैं, ग्लव्स भी हैं, सब कुछ है। तो बैट्समैन तो एक तरह से ये समझना चाहिए कि स्टीम हो रहा होता है अपने कपड़ों के अंदर, इतने पसीने में, इतने दौड़ने के बाद। तो बैट्समैन का मैं मान सकता हूं कि जायज है, लेकिन एट ए टाइम आपके 2 ही प्लेयर रहते हैं ग्राउंड में।
यहां तो इंग्लैंड के पूरे पूरे 11 प्लेयर्स पूरी गर्मी में भून रहे थे। ये बटलर को समझ में नहीं आया, ये टीम के मैनेजमेंट को समझ में नहीं आया कि हमारी क्या हालत होने वाली है। और उसके बाद अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं कंडीशंस बहुत खराब थी या कंडीशंस बहुत ज्यादा हीट वाली थी, जो कुछ भी थी, तो ये सब बेकार की बातें हैं। आपको वहां एक्सपीरियंस करना चाहिए था। जब आप 4 दिन से वहां डले हुए हो, दिन में आपको प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए था। उसके बाद आपने क्या किया, जो कि कमेंटेटर्स भी ये बात कह रहे थे कि आपने 3 चेंजेस वो किए जो कि अभी तक एक भी मैच खेले ही नहीं थे। तो मैच खेले नहीं थे, उसके बाद आपने भट्टी में उनको डाल दिया। डेविड विली क्या और मतलब जो भी उनके बॉलर थे, वो नया बॉलर एटकिंसन को लेके आए थे, क्या हालत हुई है उनकी। उन लोगों की तो बिल्कुल दम निकली चली जा रही थी। हालत तो बैट्समैन की भी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन ये डिसीजन बहुत ज्यादा गलत था। जब इतनी गर्मी में आपको दूसरी टीमों से भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और दूसरी टीमों से क्या लेना चाहिए, आप वर्ल्ड चैंपियन हो, आपके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ईस्ट इंडिया हमको लूट लाट के इतने करोड़ों अरबों रुपए आपको देके गई है, तो आप अच्छे से डेटा एनालिस्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन होता क्या है, किसी देश के पैसे लूटने से आप में दिमाग थोड़ी आ जाता है। अल्टीमेटली आपकी मेंटेलिटी तो वो लुटेरों वाली ही रहती है ना, अकल थोड़ी आ जाती है। अकल किसी की आप नहीं लूट सकते हो। यही फर्क है आज इंडिया में। दुनिया भर ने इंडिया को लूटा, लेकिन आज इंडिया फिर भी आगे क्यों बढ़ रही है? वो इसी वजह से कि हमारा दिमाग तो किसी ने नहीं लूटा ना। तो दिमाग तो हम इस्तेमाल कर ही लेंगे, बाद में हम देख लेंगे इनको। लुटेरों को भी अब हमने पीछे छोड़ ही दिया है हर चीज में। इकोनॉमी क्या और क्रिकेट क्या, तो वो तो हमारा उनके साथ जब मैच होगा तब हम उनसे बदला ले ही लेंगे। इंग्लैंड की जब धुलाई होती है तो मुझे बहुत दिली खुशी होती है। ये लूट लाट के हमको और अब जाके शरीफ बनते हैं। आज दुनिया भर में मैं ब्रिटिशर से मिलता हूं तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन और सब कुछ वैसे दिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो तुम बेसिकली तो लुटेरों के ही एंसेस्टर्स हो ना, जिन्होंने बिल्कुल कत्लेआम मचाया दुनिया भर में। तो बहुत अच्छा हुआ, इनकी ऐसी ही धुलाई होनी चाहिए। और इनको अभी 4 मैचेस में इनके 2 पॉइंट है ना, इनको नालायकों को 6-7वें नंबर पे आना चाहिए, तब मुझे बड़ी दिली खुशी होगी। खैर, कमिंग बैक टू क्रिकेट में भी इन लोगों ने अपना जलवा दिखा दिया। अब ये हालत है कि मैं ये कहूं कि देखिए बेसबॉल की बातें हो रही है, लेकिन बेसबॉल, अरे मैडनेस में कुछ मेथड होनी चाहिए ना। लेकिन मेथड होगी कहां से? तुमको तो वो तुम्हारा कोच, वो जो ब्रेंडन मैकलम 2015 के फाइनल में जिस तरह की बदतमीजी का शॉट मार के आउट हुआ था पहली बॉल पे बोल्ड, तो वो समझ में आ रहा है कि वो तुम्हारी भी लुटिया डुबोने के चक्कर में है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमने घर का भेदी बिठा रखा है घर में, तो बस अब भुगतो तुम। अब इनको देखना है ये वर्ल्ड कप के बाद। अब मैं देखता हूं कि ये लोग क्या करते हैं, ये किस तरह अब क्या करेंगे ये लोग। 2015 के बाद इन्होंने बड़े डंके पीटे, ढोल पीटे कि नहीं नहीं हम मेथड चेंज कर देंगे, ऐसा कर देंगे, टिमिड अप्रोच नहीं और ये नहीं और वो नहीं। अल्टीमेटली देखिए, क्रिकेट जो है ना वो दिमाग से खेला जाता है और आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ही देखनी पड़ेगी। ये जो शुरू के 10 ओवर में पागलपन और ये और वो, ये क्या, जो टीमें शुरू के 10 ओवर में पीट पाट रही हैं उनमें ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के पीट रही है। इंडिया अगर शुरू के ओवर्स में पीटती है तो मुझे बहुत खुशी है कि ये लोग थोड़ा बहुत तो अकल से खेल रहे हैं, ऐसे आंख मूंद के बल्ला नहीं घुमा रहे हैं। खैर, वो तो हम आज के मैच के बारे में बात करेंगे, वो उसके बारे में अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लोग तो जो बेयरस्टो ने क्या शॉट मारा है। अरे साउथ अफ्रीका की बैटिंग की हम बात करें, साउथ अफ्रीका में देखिए शुरू की उनकी भी हालत खराब हो गई। जब डीकॉक आउट हो गया, पहले ही ओवर में आउट हो गया, उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स और अपना रासी वेंडरसन, इन लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और साउथ अफ्रीका की किस्मत से बवुमा जो उनका कप्तान है वो आज बीमार हो गया। अब बीमार हो गया या बीमार कर दिया वो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारी दुनिया हंस रही थी कि अरे वो तो जानबूझ के उसको बीमार कर दिया। लेकिन कप्तान कभी भी ऐसे बीमार नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अब रीजा हेंड्रिक्स ने इतनी अच्छी बैटिंग कर दी है तो अगले मैच में जब बवुमा का तबीयत ठीक हो जाएगी तो बवुमा अंदर आएगा या नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, बवुमा की तबीयत ठीक होगी, वो सीधा अंदर आएगा और रीजा हेंड्रिक्स ही बाहर होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। देखिए, बवुमा अगर कप्तान है तो मैंने मान लिया कि उनके यहाँ जो भी कोटा सिस्टम है या कुछ भी है, लेकिन अभी भी पिछले 2-3 साल में वनडे मैचेस में बवुमा उनका टॉप 3 बैट्समैन में है, परफॉर्मर्स में। तो ऐसा नहीं है
कि ये कोई बिल्कुल आंख मूंद के कोटा सिस्टम के हिसाब से उसको बनाया हुआ है। ही इज अ गुड बैट्समैन। और वनडे में तो देखिए आपके पास बहुत मौका होता है। वनडे में अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि सब लोग ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं, इंडिया में तो अभी पहले 10 ओवर का फायदा जिस टीम ने नहीं उठाया वो टीम बिल्कुल हार जाएगी। लेकिन देखिए ये भिखारियों की भी अगर मैं बात करूं पाकिस्तानियों की, तो इनके भी जो 2 मैचेस हुए हैं, खैर इंडिया के अगेंस्ट तो इनकी बात छोड़ दीजिए, वहां तो उन्होंने बहुत ही बड़ी बेवकूफी की, या इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। मैं ये क्रेडिट इंडिया के बॉलर्स को दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसा भर दिया। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हारे और दूसरा वो जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच जीते थे, उनमें आप देखिए कि श्रीलंका के अगेंस्ट इनको 345 रन बनाने थे बाद में बैटिंग करते हुए। लेकिन शुरुआत में इनकी जो स्कोरिंग रेट थी, शुरू के 10, 15 और 20 ओवर तक ये लोग 6 के रेट से ही चल रहे थे। कोई बहुत पागलपन नहीं किया इन्होंने। और उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट तो ये मैच जीत गए। हालांकि श्रीलंका के बॉलर्स ने बहुत गंदी बॉलिंग की, 25 वाइड फेंकी उसमें। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये जो मैच हारे हैं 62 रन से, आप देखिए ये लोग 8 या 9 ओवर पहले ऑल आउट हो गए, लेकिन इनका 302 स्कोर था। तो मतलब 8 ओवर में इनको आखिरी में 60 रन ही और बनाने थे, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इनके पास विकेट होते बेवकूफों के पास तो ये मैच जीत सकते थे। लेकिन ये लोग पैनिक होके आउट हो गए। ये जो रिजवान और इफ्तिखार, इन लोगों ने क्रॉस बटेड शॉट मारे हैं जैम्पा के अगेंस्ट, जिसपे ये दोनों आउट हो गए एलबीडब्ल्यू। वो अगर नहीं होते तो ये लोग मैच जीत सकते थे। लेकिन इनमें तो खैर अकल ही नहीं है, इनको कौन समझाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, इनके साथ आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन कल के मैच में देखिए रीजा हेंड्रिक्स और रासी वंडरडुसन ने अच्छी बैटिंग की। ये लोग लेके गए। जब रासी वंडरडुसन 85 पे आउट हुआ, उसके बाद जब मार्करम ने भी थोड़ा बहुत खेला, मार्करम आउट हो गया। फिर उसके बाद क्लासेन और मार्को येंसन, ये लोग काफी टाइम तक ठीक ठाक अपना स्कोर लेके गए, क्योंकि इनके ऊपर भी ये डाउट आ गया था कि ये लोग ऐसा ना हो कि आउट हो जाए पहले ही 50 ओवर के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों को खुद को भी समझ में आ गया कि बॉलर्स की हालत खराब हो गई है। वो रीजा टोपली के हाथ में चोट लग गई, वो बीच में बाहर चला गया। डेविड विली को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, डेविड विली भी बेचारा अनफिट घूम रहा था ग्राउंड में। बाकी मार्क वुड, अब इस मैच में देखिए, इस मैच में ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड कप में बड़ा मजा आ रहा है मुझे। फास्ट बॉलर जो बहुत ज्यादा अपने आप को सूरमा समझते हैं ना, मार्क वुड हो गए, या ये अपना हारिस रऊफ बेकारी, क्या हालत हो रही है इनकी जब धुलाई होती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये बहुत सूरमा बनते हैं। लेकिन ये लोग इतने गधे की तरह बॉलिंग करते हैं, चले आते हैं बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ दौड़ के कि नहीं मुझे तो 150 के ऊपर बॉल फेंकनी। तुम 150 के ऊपर बॉल फेंको, वो 300 की स्पीड से बाहर जाती है बॉल, फिर भी लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा धुलाई हो रही है इन लोगों की, ये तो बहुत अच्छा है। इनको तो बच्चे भी पीट रहे हैं आके। मार्को येंसन ने भूसा भर दिया कल पीट पीट के, अब बताइए। लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है फास्ट बॉलर का सबसे बड़ा वेपन क्या है। फास्ट बॉलर का सबसे बड़ा वेपन 150 और 155 की स्पीड की बॉल नहीं है। वो फास्ट बॉलर जब स्लोअर बॉल करता है ना, वो उसका सबसे बड़ा वेपन होता है। जो कि कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने देखा होगा, हारिस रऊफ को बाद में अकल आई। इतनी पिटाई खाने के बाद आखिरी में स्टॉइनिस और वो जब खेल रहे थे लबुशेन, तब उसने कुछ स्लोअर बॉल्स की हैं जिन पे वो दोनों स्कोर नहीं कर पाए। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी बहुत ज्यादा हो जाता। तो ये फास्ट बॉलर्स को कौन समझाएगा? ये कोचेस नहीं समझाएंगे क्या? अच्छा है, मत समझाओ, हमारा क्या है, हमें तो बढ़िया है, तुम हमारे सामने आके करो जितनी तेज बॉल करनी है। अब हालांकि इन दोनों, ये अभी इंग्लैंड के साथ तो इंडिया भी धुलाई करेगा बहुत बुरी तरह से। इंग्लैंड के साथ देखिए शुरुआत से ही हमको ये लग रहा था कि ये कैसी भी टीम लेके आ जाए, 11 बैट्समैन लेके आ जाए, लेकिन भैया तुम जितने रन बनाओगे तुम्हारे बॉलर्स उससे ज्यादा रन दे देंगे, और वो भी इंडिया में। तो यहां तो बाकी सारी टीमें भी पीटेंगी तुमको। खैर इंग्लैंड के साथ तो कहीं भी मैच हो, इंडिया तो इनको धो ही देगी किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी ग्राउंड में। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है कि श्रीलंका से भी इनको भारी पड़ जाएगा, श्रीलंका वाले भी पीटेंगे इनको। तो ये तो अब इंग्लैंड को सोचना है। और अब तो इंग्लैंड का क्रिकेट जिस तरह से तबाह होने वाला है, वो देख के तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी तो देखना आप, इंग्लैंड को वापस जाने दो आप। इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप के बाद क्या छींचा लेदर होगी इनकी, और क्या इनके कपड़े फटेंगे, और अब इनको समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या, कौन सी। अब इनको अल्टीमेटली देखिए वही ट्रेडिशनल क्रिकेट पे वापस आना पड़ेगा। ये पागलों की तरह ऐसे बैटिंग करने से कुछ होता नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है।
उसके बाद जब ये लोग बैटिंग करने आए तो बैटिंग में तो अब देखिए आप, या क्लासेन ने जिस तरह से फोड़ा फाड़ी मचा दी, हालांकि उसकी बेचारे की जान निकल गई थी, और मार्को जेनसन से इन लोगों ने इतनी मार खाई कि मुझे तो लगता है कि ये मेंटली बहुत ज्यादा डाउन हो गए। और उसके बाद जब वहां गए बाहर तो इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था। पहले बैटिंग, जब बाद में आप पहले 10 ओवर में बैटिंग करने आए हो तो कुछ तो सोच लो यार, कुछ तो देख लो। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ये जो बेयरस्टो का जो विकेट गिरा है, बेयरस्टो का विकेट थोड़ा सा मतलब बदकिस्मती थी उसकी। उसने शॉट तो अच्छा मारा था लेकिन वो बल्ले में काफी नीचे आई बॉल और वो हवा में चली गई और वो बाउंड्री पे कैच हो गया। अदरवाइज इतनी जोर से बल्ला घुमाने के बाद आप मतलब वानखेड़े में अगर फाइन लेग पे बाउंड्री पे आउट हो जाए, आपकी बॉल वहां पे भी बाहर ना जाए, मतलब ये बहुत प्योरली मिस टाइम हुआ ये शॉट। अगर वो शॉट पड़ जाता तो शायद बेयरस्टो कुछ कर सकता था। वहां पे जो आउट हुआ उसके बाद इन बेवकूफों को समझ में नहीं आया। वो मतलब जो रूट तुम दुनिया के टॉप 4 बल्लेबाजों में से हो, तुमको दिख नहीं रहा कि वो फाइन लेग पे वहां पे फील्डर लगा के रखा हुआ है तुम्हारे लिए, हाथ में कैच टपका पकड़ा के चले आए। अब वो बाद में आप कहो कि अरे यार ये मेरी बदकिस्मती। बदकिस्मती क्या, फील्डर आपको दिखा के रखा हुआ है और आपके लिए बॉल वहां डाली हुई है। क्या गजब का प्लान किया बॉलर ने और कप्तान ने। वो तो बहुत ही मतलब मैं तो कहूंगा कि इससे बढ़िया तो प्लानिंग कुछ हो ही नहीं सकती। वहां जहां दो दिया, फिर मलान देखिए, मलान ट्रेडिशनल बैट्समैन है, मलान को थोड़ा टाइम चाहिए। मलान ऐसे पागलों की तरह बैटिंग नहीं कर सकता है। अब उसका मैं ये कहूंगा कि फ्रीक डिसमिसल हो गया। वो जो लेग साइड में फ्लिक कर रहा था और वो बॉल लग के चली गई कीपर के हाथ में, बस उसके बाद तो क्या है, उनका तो वो बेसबॉल का तरीका है। फिर भी लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे व्हाई आई एम सेइंग दैट देयर शुड बी अ मेथड टू मैडनेस is just because they didn't learn, they didn't pay attention to their net run rate। कि जब आपकी ऐसी हालत खराब हो गई है तो भैया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब आप मैच जीत नहीं सकते हो, तो कम से कम 50 ओवर तो पूरे खेलो। लेकिन यहां तो 16 ओवर में इनके साथ 8 विकेट हो गए थे। मतलब 16 ओवर में 8 विकेट हो गए हैं। तो आपने किसी भी हालत में ये, ना तो आपका कोच सोच रहा है ना कप्तान को समझ में आ रहा है कि भैया 50 ओवर नहीं खेलोगे तो आप तो इस मैच की वजह से ही पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। अगले 5 मैचेस आप पूरे जीत भी लो तो आपने नेट रन रेट का इतना कबाड़ा किया है कि अब आप किस तरह से आप ये सोच सकते हो कि आप ये वर्ल्ड कप में कुछ कर पाओगे। ठीक है, बढ़िया है, हमारी बला से करते रहो आप ऐसा, बहुत अच्छी बात है। नाउ कमिंग बैक टू दिस इंडिया एंड न्यूजीलैंड मैच टुडे एट धर्मशाला। धर्मशाला में देखिए कुछ तो बदकिस्मती से हार्दिक पांड्या अनफिट हो गया और फिर उसके बाद अब ये सुनने में आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव को भी चोट लग गई है और ईशान किशन को मधुमक्खी ने काट लिया है। हालांकि मधुमक्खी को काटना इतना ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं होती है, लेकिन आइडियली तो देखिए जब हार्दिक पांड्या बाहर होता है तो वो एक ऑलराउंडर की वजह से हमको 2 चेंजेस करने पड़ते हैं। अब वहां पे आपको एक तो बॉलर भी ज्यादा अच्छा चाहिए और दूसरी बात आपको बैट्समैन चाहिए। तो अब सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शामी को आना चाहिए हमारे शार्दुल ठाकुर की जगह। लेकिन अब वहां सुन रहे हैं कि जब सूर्य कुमार यादव के हाथ में चोट लगी हुई है तो ईशान किशन शायद खेलेगा। अब ईशान किशन को मधुमक्खी ने काट लिया, हालांकि उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन किसी किसी आदमी को ज्यादा रिएक्शन हो जाता है मधुमक्खी के काटने से। तो अब वो मैच जब शुरू होगा तभी पता चलेगा कि ये लोग टीम क्या खिलाते हैं। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि शार्दुल ठाकुर को ही खिला ले। हालांकि उसमें भी धर्मशाला में जिस तरह से ये एटमॉस्फियर है, क्लाइमेट है, वहां पे शार्दुल ठाकुर के खेलने से भी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक तरह से टेस्ट मैच का ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टाइप का जो क्लाइमेट है ना, उस तरह का यहाँ पे क्लाइमेट रहेगा तो वहां शार्दुल ठाकुर भी काम कर सकता है। अगर शार्दुल ठाकुर की इस पूरे वर्ल्ड कप में कहीं खेलने की जगह बनती है तो वो धर्मशाला में ही बनती है। इसलिए आई डोंट माइंड कि शार्दुल ठाकुर खेले या मोहम्मद शामी खेले। हालांकि मोहम्मद शामी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, वो उसके खेलने से ज्यादा बेटर होगा, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी कोई उन कंडीशंस में मोहम्मद शामी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहां देखना है कि अब क्या होगा। और ये एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया, क्योंकि अगर देखिए हार्दिक पांड्या को अगर अनफिट होना था तो इस स्टेज पे अनफिट होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी देखिए उसके पास रिकवरी के लिए टाइम ज्यादा है। इंडिया की पोजीशन अच्छी है, 4 में से 4 मैच जीते हुए। आज का मैच हार्दिक पांड्या के बिना भी इंडिया जीत जाएगी और नहीं भी जीती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैचेस में ये लोग रिकवर कर लेंगे।
क्योंकि बाकी मैचेस में हार्दिक पांड्या की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी मैचेस में इंडिया मैनेज कर लेगी। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि ये अभी हुआ है, तो पैनिक कम से कम नहीं होगा। और जब ये सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, तब सेमीफाइनल में अगर मान लीजिए उस टाइम अगर ये हार्दिक पांड्या का ये हुआ होता डेबेकल, तो ज्यादा मुश्किल हो जाती, ज्यादा एक बड़ी सरप्राइज हो जाती। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ इंडिया के लिए कि ये अभी हुआ। हालांकि बदकिस्मती है ये हार्दिक पांड्या की, लेकिन ठीक है, ऐसा होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े टूर्नामेंट में किसी को भी इंजरी हो सकती है। अब मुझे ये देखना है कि जब स्विंगिंग कंडीशंस होंगी तो इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन किस तरह से अप्रोच लेते हैं। अब आज के मैच पे ये डिपेंड करता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, और वो है मेनली ओपनर्स का और नंबर 1, 2, 3, 4 किस तरह से खेलते हैं। जब ये स्विंगिंग कंडीशंस होती हैं, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ने नाक में दम किया है इंडिया की, और रोहित शर्मा क्या और विराट कोहली क्या, इन सब लोगों की हालत खराब करके रख दी है। ट्रेंट बोल्ट इज नॉट एन इजी बॉलर, और मैट हेनरी को भी आप कम मत समझिए। तो ये अब मुझे देखना है कि इन लोगों की जो अप्रोच है बैटिंग की, ये किस तरह से करते हैं। आज अगर इन लोगों ने मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट को अच्छे से खेल के अगर अच्छा स्कोर कर दिया, तो फिर इंडिया को इस वर्ल्ड कप में कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि देखिए, बॉलिंग तो इंडिया की बहुत अच्छी है, और उन कंडीशंस में इंडियन बॉलर्स भी बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो वो उसके ऊपर मुझे डाउट नहीं है। यहां खेल केवल बैटिंग का है, बैटिंग कौन अच्छी कर लेता है। धर्मशाला में मैच दोनों टीमों के बल्लेबाजों के बीच में है, तो आज मुझे देखना है कि ये इन लोगों को कुछ अकल आई है। रोहित शर्मा शुरू में कुछ पैर चलाता है या नहीं चलाता है। अगर ये खड़े खड़े खेलेगा तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये या बाकी मैदानों की तरह यहां ये छक्के नहीं मार पाएगा। अगर इसके पैर नहीं हिलेंगे तो यहां पे इसको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए, मैच मजेदार होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया किसी भी तरह से न्यूजीलैंड को हरा ही देगी। तो मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।